हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जशलन में। तो सबसे पहले जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं, क्योंकि ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है। इसको जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है, और आराम से पढ़ना है। तो मैंने इससे ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 पार्ट बना चुका हूँ, तो वो पार्ट आप जाके देख लेना और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमने वियना ट्रीटी के बारे में बात की थी, नेपोलियन के बारे में है। तो 1815 में जो बॉर्बन डायनेस्टी वापस आ गई थी, ये जो वियना ट्रीटी हुई, उस वापस से वहाँ पे मोनार्की सब कुछ आ गई और कंजर्वेटिव का रूल वापस से लग गया। लेकिन फिर 1830 में उसको वापस से लिबरल ने ओवरथ्रोन कर दिया। एक अपीवल हुआ, फ्रांस में पहला अपीवल टू प्लेस हुआ जुलाई 1830 में, और उन्होंने बॉर्बन किंग जो थे उनको वहाँ जो पावर उन्होंने रिस्टोर की थी कंजर्वेटिव के रिएक्शन में 1815 में, उन सब के रिएक्शन से वो उनको वापस से ओवरथ्रोन कर दिया लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने। तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि वो वर द लिबरल नेशनलिस्ट। तो वो वर द लिबरल नेशनलिस्ट, इसका आंसर क्वेश्चन लिख लेना एक बार। तो वो थे, दीज रेवोल्यूशन वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास elite among whom were professors, school teacher, clerks, members of the commercial middle classes। ठीक है, तो कौन कौन थे वो? एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, एलिट, और among whom were professor, स्कूल टीचर, क्लर्क, मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। तो ये सब थे वो लिबरल नेशनलिस्ट। क्वेश्चन लिखे ना 1 मार्क का, वो वर द लिबरल नेशनलिस्ट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन 1 मार्क का होता है कि जो फ्रांस में पहला अपीवल कब प्लेस हुआ, हुआ। तो वो हुआ जुलाई 1830 में। फर्स्ट अपीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। अब मैंने बताया था कि जो द बॉर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 were now overthrown by liberal nationalists who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head। तो उन्होंने लुइस फिलिप के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लागू कर दी थी और लुइस फिलिप को अपना हेड बनाया था। तो ये जो ड्यूक मैटरनिक है, आपने सुना होगा, ये ड्यूक मैटरनिक बहुत कुछ कहता है। इसने क्या बोलते हैं, वो जिसिप्पे मैज़िनी था, उसके बारे में इसने क्या बोला था कि ये एज ही इज़ अ डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वो हमारे जो मोनार्की के सोशल ऑर्डर है उनका सबसे डेंजरस एनिमी है। और उसने ये जो ड्यूक मैटरनिक है, इसने एक और टिप्पणी की, एक और बात बोली कि जब फ्रांस नीज करता है, जब फ्रांस सीखता है, तो जो बाकी का यूरोप है, पूरा यूरोप, उसको सर्दी लग जाती है। वैन फ्रांस नीज इन द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। ये जो MCQ है, पूछ लिख देंगे कि वैन फ्रांस नीज इज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ये किसने कहा था। और आपको ऑप्शन दे देंगे 4, उसमें से आपको बताना होगा, तो मैटरनिक याद रखना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम UK टू द नीदरलैंड्स। तो ये आपने बताया था, ये मैटरनिक ने बताया था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी के यूरोप को सर्दी लग जाती है। वही हुआ कि जब फ्रांस में जो जुलाई में रेवोल्यूशन हुआ, जिससे वो बॉर्बन किंग हटे वापस पावर से, वैसे ही ब्रुसेल्स में हुआ। वहाँ जो बेल्जियम से ब्रेक हट गया, और वो ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम, जो ब्रुसेल्स था बेल्जियम का, आपने देखा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा वो सिविक्स का, तो उसमें बताया होगा कि आपको पता होगा आपको कि ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। तो ब्रुसेल्स विच लेड इन अपराइज इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम UK। तो बेल्जियम था, वो UK से ब्रेक हो गया, और नीदरलैंड ऑफ द नीदरलैंड, UK ऑफ द नीदरलैंड, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में। क्या होगा क्वेश्चन? डिस्क्राइब द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको डिस्क्राइब करना होगा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में।
और बोर्ड के पेपर में आप आने की उसके बहुत चांसेस है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो लिख लेना क्वेश्चन साइड में, डिस्क्राइब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये an event mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। तो एक इवेंट मोबिलाइज हुआ था नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ावा देने में अमंग एजुकेटेड एलाइट में। तो यूरोप के अक्रॉस वो क्या था, वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो अब उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, डिस्क्राइब द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी तक। द ग्रोथ ऑफ अ revolutionary nationalism in Europe sparked of a struggle for independence among the Greeks which began in 1821। तो जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का यूरोप में जो ग्रो हुआ, वो कैसे ग्रो हुआ, एक स्ट्रगल से स्पार्क हुआ। जो स्ट्रगल हुआ इंडिपेंडेंस के लिए उससे स्पार्क हुआ। किसके अमंग ग्रीक्स विच कब स्टार्ट हुआ, 1821 में। तो ग्रीक वो ये जो इंडिपेंडेंस के लिए वो स्ट्रगल स्टार्ट हुए वो 1821 में स्टार्ट हुए ग्रीस में। ओके, तो नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन who had a sympathies for ancient Greek culture। तो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, उनको सपोर्ट कहाँ से मिला, उन लोगों से जो वो ग्रीक के उन लोगों से जो एग्जाइल में जा रखे थे, उनको देश निकाला दे दिया गया था उन लोगों से। और ये जो वेस्ट यूरोपियन जगह थे ना, कई सारे वेस्ट यूरोपियन जिसको सिंपैथी है एंशियंट ग्रीक कल्चर से, उनसे इनको सपोर्ट मिला। पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने कई सारे ग्रीस के पोएट आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ अ यूरोपियन सिविलाइजेशन। पोएट और आर्टिस्ट ने बताया कि ग्रीक जो है वो क्रैडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का, एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। और उन्होंने पब्लिक का ओपिनियन मोबिलाइज़ किया, पब्लिक का सपोर्ट मोबिलाइज़ किया कि उनको सपोर्ट करे। वो किस लिए, जो मुस्लिम एम्पायर है उनसे स्ट्रगल के खिलाफ, उनसे जीतने के खिलाफ उनको सपोर्ट करे। तो जो इंग्लिश पोएट था लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड लेटर वेंट टू फाइट इन दी वॉर वेयर ही डाइड ऑफ अ फीवर। तो जो एक इंग्लिश पोएट था लॉर्ड बायरन, वो उसने कई सारे फंड ऑर्गेनाइज किए और फिर वो लड़ने भी गया वॉर में, जहाँ पे वो फीवर से मर गया 1824 में। तो जो लॉर्ड बायरन था पोएट, आपने देखा, आपने सुना कि वो किससे मरा, फीवर से। क्योंकि उस समय जो ये छोटे छोटे इलाज ये थे बीमारियां, उनका इलाज उतना डेवलप नहीं था। हमारी ये मेडिकल फैसिलिटी उतनी डेवलप नहीं थी देश पूरे वर्ल्ड में। तो वो फीवर से मर गया 1824 में। और अंत में क्या हुआ, एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई 1832 में, जिसने रिकॉग्नाइज किया ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, तो ये था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आएगा 3 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ लेना इसको। अब बारी आती है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक मतलब अब ये रोमांटिक वर्ड सुन के आप ये मत समझ लेना रोमांस वो फिल्मों में आप देखते होगे, वो नहीं है ये, वो उसके बारे में बात नहीं हो रही है। The development of a nationalism did not come about only through wars, territorial expansion. Culture played an important role in creating idea of the nation. Art and poetry, stories, music helped express the shape of a nationalist feeling। तो ये जो कल्चर था और पोइट्री थी, आर्ट थी और म्यूज़िक था, तो इन्होंने इन सब ने एक्सप्रेस किया और शेप किया नेशनलिस्ट की फीलिंग को। तो अब हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म के बारे में। तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज अ रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म क्या है। रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट विच शॉट टू डेवलप अ particular form of a nationalist sentiment। Romantic artist and poet generally criticized the glorification of reason and science।
तो रोमांटिसिज्म क्या है, ये कल्चर मूवमेंट है जो शॉर्ट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो ये शॉर्ट करता है एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट फॉर्म करने में। तो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट जो हैं वो क्या क्रिटिसाइज़ करते हैं, जनरली ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न और साइंस, इन सब को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस, और वो इमोशन पे फोकस करते हैं, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग पे, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग पे। Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common culture past was the as the basis of a nation। तो उनकी एफर्ट क्या है उन लोगों का, रोमांटिसिज्म जो लोग हैं उनका एफर्ट है कि एक एक क्रिएट करने का, कि वो एक कलेक्टिव हेरिटेज, एक शेयर कलेक्टिव हेरिटेज क्रिएट करें, कॉमन कल्चरल पास्ट, एक सेम कल्चर सभी लोगों में, ये उनकी मंशा है क्रिएट करने की, एक नेशन को ऐसे बनाने के लिए। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हेर्डर। तो ये एक रोमांटिक आर्टिस्ट है और एक जर्मन फिलोसोफर, ये जो जर्मन फिलोसोफर है जोहान गॉटफ्राइड हेर्डर, ये एक रोमांटिक आर्टिस्ट है। और इनके बाद इनका डेट लिख लेना, याद रख लेना कि ये 1744 में इनका जन्म हुआ और 1803 में ये मर गए, ठीक है। Claimed that true German culture was to be discovered among the people। डास वोल की एक बुक है, इन्होंने लिखी होगी डास वोल, जिससे ये डिस्कवर करे कॉमन पीपल, अमंग द कॉमन पीपल, सब में एक सेम कल्चर क्रिएट करें। इट वाज थ्रू फॉल्क सॉन्ग, ये जो गाने हैं, पोइट्री है, फोक डांस है, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉल्स जिस्ट, एक बुक होगी, वाज पॉपुलराइज्ड, वॉल्स जिसको पॉपुलराइज किया एक सेम एक स्पिरिट बनाने में पूरे नेशन के अंदर। सो द कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ अ नेशनल बिल्डिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट था किस नज़रिए से, नेशनल वो बिल्डिंग फीलिंग को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जोहान गॉटफ्राइड हेडरर, वो एक बार आप उसको ढंग से पढ़ लेना, आ सकता है, उतना मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगता क्योंकि अब तक मैंने ऐसा क्वेश्चन आते हुए देखा नहीं है। और हाँ, ये आ सकता है ज़रूर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ रोमांटिसिज्म इन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल फीलिंग। नेशनल फीलिंग डेवलप करने में रोमांटिसिज्म का क्या रोल था, ये ज़रूर आ सकता है। इसका आंसर मैंने बता दिया है, वहाँ से रोमांटिसिज्म से है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम। द emphasis ऑन अ वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड अ कलेक्शन ऑफ लोकल folklore। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। तो एक क्वेश्चन उठा था, पता है वो कि लैंग्वेज ने कि लैंग्वेज सेम लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उसने कैसे क्या रोल प्ले किया वो स्ट्रगल में। तो इसका आंसर, अगर ऐसा कुछ आंसर क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रीक का लिखना है या पोलैंड का लिखना है, तो कंफ्यूज मत होना, पोलैंड का ही लिखना है। तो क्वेश्चन लिख लो, हाउ डिड पोलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। कि पॉलिश लैंग्वेज है वो कैसे सीम हुई, आई क्या बोलते हैं, सिंबल कैसे बनी रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट स्ट्रगल के। तो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, और एक ऐसा, अगर ये क्वेश्चन को घुमा के ही पूछ देंगे कि लिख देंगे कि बताओ लैंग्वेज ने कैसे रोल प्ले किया स्ट्रगल के अगेंस्ट, ये जो नेशन स्टेट में आने में लैंग्वेज का क्या रोल था, तो ये भी ऐसे भी लिख देंगे। तो आंसर उसका यही रहेगा, सेम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो जो लैंग्वेज है उसने भी एक सेम रोल प्ले किया डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स।
तो जो रशियन ऑक्यूपेशन था पोलैंड में, जब रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पोलैंड में जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको स्कूलों से हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज को उनके ऊपर थोप दिया गया, उनको इम्पोज कर दिया गया हर जगह। In 1815, an armed rebellion against Russian rule took place. रशियन लोगों के खिलाफ एक रशिया जो थे रशियन एम्पायर के खिलाफ एक आर्म रेबेलियन हुआ। तो वो टुक प्लेस हुआ, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली क्रश कर दिया इन्होंने। उतना कुछ वो नहीं हुआ, उससे उतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर ऑफ क्लैरिजी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो जो ये क्लैरिजी के मेंबर थे, मैं फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर ऑफ क्लैरिजी के कई सारे मेंबर पोलैंड में, उन्होंने स्टार्ट किया लैंग्वेज को एक वेपन की तरह यूज़ करने में और नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस के लिए उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को यूज़ किया। किस किस लिए? चर्च में गैदरिंग्स के लिए और जितनी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसके लिए उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को यूज़ किया। इसके कारण कई एक लार्ज नंबर में प्रीस्ट बिशप्स को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और कुछ को साइबेरिया भेज दिया गया एग्जाइल पे और बाय द रशियन अथॉरिटीज़ एंड एज अ पनिशमेंट फॉर दियर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। तो उनको एज अ पनिशमेंट दी गई, ये पनिशमेंट दी गई कि उन्होंने रशियन लैंग्वेज को स्पीक करने से मना किया, तो उन्हें ये ऐसे पनिश किया गया। तो द यूज़ ऑफ अ पॉलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ अ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आंसर था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आ सकता है, 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 में भी आ सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवॉल्ट। तो चलो पढ़ते हैं इसको। In 1830s were the year of a great economic hardship in Europe. The first half of a 19th century saw an enormous increase in the population all over Europe. तो जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, उसने क्या शो किया, एक इनॉर्मस इंक्रीज शो किया। किसमें? पॉपुलेशन में, यूरोप की। ऑल ओवर यूरोप जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में। तो इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, जो खाना है वो उसमें, हाँ क्या बोलते हैं, भुखमरी आ जाएगी पॉपुलेशन बढ़ने से। ज़्यादा पॉपुलेशन को जो वहाँ के राजा होगा, गवर्नमेंट होगी, कैसे संभाल पाएगी, उनको नौकरियाँ कैसे मिलेगी? जैसे आप इंडिया में देख रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से। चाइना, अगर आप चाइना में देखो, चाइना में बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन चाइना जो है वो बहुत डेवलप है। वहाँ पे जो ये कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, उनके रूल की वजह से वहाँ पे जो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी आती है तो उसके साथ ये जो घोटाले हैं, ये सब भ्रष्टाचार, ये सब भी आता है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे वो भ्रष्टाचार भी है, घोटाले भी हैं कई। और यहाँ पे जो हर पार्टी, कोई भी पार्टी इससे अच्छी नहीं है, कोई एक आध पार्टी है जो अच्छा काम कर रही है। जैसे कि आप दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लो, जो इन्होंने एजुकेशन में इतना अच्छा काम किया है, वही देख लो। आज दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का बहुत अच्छा हो गया। बाकी बाकी जितने भी शहर हैं ना, उनसे तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो चलो इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, अपनी गवर्नमेंट के ये सब, ये अपनी गवर्नमेंट की नाकाम है, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं है, अभी चैप्टर ख़त्म करना है। ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा बहुत बाद में। इन मोस्ट कंट्रीज दे आर मोर सीकर ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। कई सारी कंट्री में जितनी एम्प्लॉयमेंट थी उससे ज़्यादा जॉब सीकर थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू सिटीज़। जो रूरल एरिया में पॉपुलेशन थी वो सिटीज़ में रहने चले गए, और वहाँ पे ओवर क्राउडेड हो गया, ज़्यादा लोग हो गए, और फिर स्लम्स एरिया बनने लग गए। जैसे आप इंडिया में देखते हो कितने सारे स्लम एरिया है, लेकिन छोड़ो, नहीं बात करते, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड with stiff competition from imports of cheap machine made goods from England। जो टाउन्स में जो क्या बोलते स्मॉल प्रोड्यूसर थे, उनको बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा।
इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से जो चीप मशीन से जो गुड्स बन के आ रहे थे उनसे उनको बहुत क्या बोलते हैं बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस दैन ऑन द कॉन्टिनेंट। इंग्लैंड में वैसे भी आपने पढ़ा था आपने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुई और वहाँ पे अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी बहुत एडवांस होगी। This was especially so in textile production, which was carried out in mainly home or small workshop, was only partly mechanized. तो एक क्वेश्चन उठेगा, explain how the decade of 1830 was the great economic hardship in Europe with example। तो एक क्वेश्चन आएगा कि 1830 के टाइम में कैसे जो टाइम था वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का था यूरोप में। तो उसका आंसर मैंने बता दिया कि पॉपुलेशन बढ़ी और जो जॉब जॉब के सीकर थे वो ज़्यादा हो गए जितनी एम्प्लॉयमेंट है, और जो रूरल एरिया में लोग रहते थे वो शहरों में चले गए और वहाँ पे ओवर क्राउडेड हो गया, फिर वहाँ पे स्लम एरिया बने और जो प्रोड्यूसर थे चीप प्रोड्यूसर थे वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे वहाँ के उनको बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा इंग्लैंड से जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एडवांस थी। ठीक है, तो आगे ऐसा कुछ नहीं है बहुत। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड ऑफ पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden feudal dues and obligation and obligations। तो कुछ रीजन थे यूरोप के जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉय कर रही थी पावर, और वहाँ के पीजेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे अंडर बर्डन ऑफ फेडरल ड्यूज ऑब्लिगेशन, उनको जो टैक्स वैक्स भरने होते थे। राइज ऑफ अ फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ अ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड ऑफ पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। ठीक है, तो क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट हुई और जिससे भुखमरी फैली टाउन और कंट्री में ऐसा। ठीक है, और जो प्राइस थे जो हार्वेस्ट थी उन जो खाने के प्राइस थे वो भी बढ़ गए। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। अब बट तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में आगे की बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आगे अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा। चलो 22 मिनट हो गए हैं, अब अगली वीडियो में आगे का बताएंगे। ठीक है, तो